तो चलिए देखिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज की जो हम लोग क्लास रहने वाली है वो द्विघात समीकरण का एक्सरसाइज 4.3 रहने वाला है। इस एक्सरसाइज में हम लोग किस टाइप के क्वेश्चंस को करने वाले हैं उसको समझते हैं। ठीक है, इसमें देखिए जो आपका क्वेश्चन आज जिन पे आधारित रहेगा वो कुछ इस प्रकार रहेगा कि विविक्तकर, जो विविक्तकर होता है आज उन पर आधारित क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, विविक्तकर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे आप इन क्वेश्चनों को हल करेंगे। यानी कहने का मतलब यह है कि द्विघात समीकरण कोई दिया होगा तो उसका विविक्तकर कैसे ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो चलिए समझते हैं कि विविक्तकर है क्या। देखिए मान लीजिए कि कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया है, जो व्यापक रूप होता है द्विघात समीकरण का वो आपका क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप आपका होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। ये कोई द्विघात समीकरण है। ठीक है, तो आपसे कहा जाएगा कि इस द्विघात समीकरण के विविक्तकर क्या होंगे। तो समझते हैं कि विविक्तकर है क्या। इसका एक फॉर्मूला होता है द्विघात समीकरण के लिए। विविक्तकर का फॉर्मूला यह है कि d इक्वल टू, विविक्तकर को d से प्रदर्शित करते हैं। d इक्वल टू होता है आपका b स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जहां पे आपका d क्या रहेगा, इसी को हम लोग कहते हैं विविक्तकर। इसे क्या कहा जाता है, विविक्तकर, या इसे विवेचक के नाम से भी जाना जाता है, विवेचक। ठीक है, जिसे आप d से प्रदर्शित करते हैं। और यहां पे a b और c क्या है। a आपका क्या होता है, आप ये समझ लीजिए कि जहां a इसमें क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। b क्या होता है, x का गुणांक होता है। c आपका यहां पे क्या रहेगा, अचर पद रहेगा। ठीक है, तो आज की एक्सरसाइज में हम लोग यही सीखेंगे कि विविक्तकर है क्या और उन पर आधारित क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो कोई भी द्विघात समीकरण अगर दिया है इस रूप में कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, तो उसका जो विविक्तकर होता है वो क्या होता है, d इक्वल टू ये बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, जहां पे d क्या होता है, विविक्तकर होता है या विवेचक। इसमें a क्या रहता है, एक्स स्क्वायर का गुणांक, b क्या रहेगा, x का गुणांक, और c क्या रहेगा, अचर पद। ठीक है, अब क्वेश्चंस को कैसे आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तो इसके कुछ कंडीशन है। ठीक है, कुछ शर्तें हैं, उसके आधार पर क्वेश्चन सॉल्व होंगे देख करके। तो देखिए हम यहां पे दिखाते हैं कि आपका है विविक्तकर। विविक्तकर, ठीक है, जिसको आप d से व्यक्त करेंगे। ठीक है, और यहां भी दिखा देते हैं मूलों की प्रकृति। मूलों की प्रकृति। ठीक है, अब देखिए अगर यहां भी देखा जाए कि विविक्तकर की शर्तों के अनुसार कि मूलों की प्रकृति आपकी क्या क्या हो सकती है। पहला कंडीशन ये है कि यदि विविक्तकर यानी यदि d का मान 0 से बड़ा हो जाए, d का मान यानी b स्क्वायर माइनस 4ac अगर 0 से बड़ा हो, उसके साथ ही अगर ये आपका क्या होगा, पूर्ण वर्ग हो, पूर्ण वर्ग हो, तो उसके मूलों की प्रकृति क्या होगा। द्विघात समीकरण जिसके दो मूल होंगे, उन मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो मूलों की जो प्रकृति होती है वो क्या होता है, अगर d का मान 0 से बड़ा यानी धनात्मक हो
और उसके साथ साथ आप पूर्ण वर्ग हो तो मूलों की प्रकृति क्या क्या हो सकती है, वो आपका मूल जो होंगे इसके वो धनात्मक होगा, यानी कहने का मतलब वास्तविक होगा। मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे। और पूर्ण वर्ग है तो आपका क्या होगा, परिमेय भी होगा। उसके साथ साथ असमान होंगे, यानी अलग अलग होंगे। ठीक है, ये आपके मूलों की प्रकृति होगा। कब, जब d का मान 0 से बड़ा हो और पूर्ण वर्ग हो तो आप कहेंगे कि जो मूलों की प्रकृति है वो वास्तविक, परिमेय और क्या होगा, असमान होगा, यानी अलग अलग होगा। सेकेंड कंडीशन क्या है, सेकेंड कंडीशन इसका यह है कि यदि आपके जो d का वैल्यू है, जो d का वैल्यू है अगर मान लीजिए 0 के बड़ा हो, मान लीजिए 0 से बड़ा है ही, ठीक है। यदि d का मान 0 से बड़ा हो लेकिन क्या हो, पूर्ण वर्ग ना हो, यह भी ध्यान रखेंगे आप, पूर्ण वर्ग न हो, ठीक है। जब d का मान धनात्मक हो यानी 0 से बड़ा है लेकिन पूर्ण वर्ग न हो, तब मूलों की प्रकृति क्या होगा, तब मूलों की जो प्रकृति होगा वास्तविक होंगे, यानी वास्तविक तो होगा ही क्योंकि धनात्मक है। उसके साथ परिमेय की जगह वो क्या हो जाएगा, अपरिमेय हो जाएगा, ठीक है, अपरिमेय होंगे क्योंकि उसका आप वर्गमूल ले नहीं सकते तो परफेक्ट इसका रूप नहीं बनेगा तो अपरिमेय कहलाएगा, ठीक है। और क्या होगा, असमान ही होगा, असमान होगा, ठीक। अगला कंडीशन, थर्ड कंडीशन भी देख लीजिए। तीसरा कंडीशन क्या है कि यदि d इक्वल टू क्या हो, 0, ठीक है, यानी d का मान जब 0 के बराबर हो तब मूलों की प्रकृति क्या होगा, तब मूल जो होगा वास्तविक, वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे यानी समान होंगे, ठीक है। ये तीसरा कंडीशन है। एक लास्ट कंडीशन देख लीजिए। यदि d का मान आपका, d का मान यदि आपका क्या आ जाए, 0 से छोटा आ जाए, यदि d का मान, यदि d का मान 0 से छोटा यानी क्या आ जाए, ऋणात्मक, ठीक है। d का मान अगर 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो जाए तब मूलों की प्रकृति क्या होगा, तब मूलों की जो प्रकृति होगा वो काल्पनिक होंगे, ठीक है, यानी उसका कोई वास्तविक मूल नहीं ज्ञात हो सकता है, ठीक है, यानी मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक, या आप कह सकते हैं कि अवास्तविक मूल होंगे, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये कंडीशन है विविक्तिकर की, और इसी के बेस पर, इसी के आधार पे हम लोग क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने हैं, ठीक है, यानी इस पे आधारित आपको क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, चाहे वो शाब्दिक प्रश्न हो यानी वर्ड वैल्यू का प्रश्न हो, या फिर ऑब्जेक्टिव प्रश्न हो, या फिर अति लघु प्रश्न हो, उन सभी को इन कंडीशन के आधार पे क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप इसे समझे होंगे बिल्कुल आसानी से, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ पहले एग्जांपल्स एक आध समझते हैं, उसके बाद सीधा एक्सरसाइज पे हम लोग आते हैं, ठीक। एनसीईआरटी का एग्जांपल है, इसको देखिए क्या बोला गया है, कहा गया है कि एक द्विघात समीकरण है 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविक्तकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए कि मूल कैसे हैं, ठीक है। क्वेश्चन देखिए ये आपका है, इस प्रकार आप सॉल्व करेंगे। कंडीशन को ध्यान रखना है, विविक्तकर का जो हमने चारों कंडीशन बताया उन सबको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर आपका क्या है, द्विघात समीकरण आपका ये दिया गया है कि 2x स्क्वायर माइनस 4x इक्वल टू 0, ठीक है, ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं। बोला है कि इसके विविक्तकर ज्ञात कीजिए और मूलों की प्रकृति बताइए, यानी मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो आप क्या करेंगे, पहला काम है कि यहां से
इस समीकरण की तुलना व्यापक समीकरण से करेंगे, द्विघात समीकरण की, और वहां से क्या करेंगे, एबीसी का मान ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद इसका विविक्त कर निकालेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर। ठीक है, यानी जो द्विघात समीकरण दिए गए हैं इसकी तुलना आप किससे करेंगे, द्विघात समीकरण के व्यापक रूप से। इससे तुलना करेंगे तो हमको ए बी सी का मान पता चल जाएगा। ठीक है, देखिए जैसे यहां पे देखिए एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, ए है, तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2, यानी ए का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। देखिए एक्स का गुणांक इसमें क्या है, बी है, इसमें एक्स का गुणांक क्या है, -4 है, बी का जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, -4। इसमें देखिए अचर पद सी है, इसमें अचर पद क्या है, 3 है, यानी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम लोग विविक्त कर ज्ञात करेंगे, विविक्त कर। ठीक है, डी बराबर क्या होता है, बी स्क्वायर -4ac। यहां से हम लोग डी का मान याद करेंगे, पहले विविक्त कर याद करेंगे, यानी ए बी सी का मान इसमें रखेंगे तो पता चलेगा कि डी का मान क्या आ रहा है। ठीक है, देखिए डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू रखिए कितना है, -4 का स्क्वायर -4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 2, सी का वैल्यू क्या है, 3 है। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, इनका मल्टीप्लाई करिए, 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी क्या आया, -24 आ गया। ठीक है, अब 24 में से आप 16 घटा दीजिए तो माइनस में आएगा जो भी आएगा डी का मान, यानी डी का वैल्यू क्या आ जाएगा, अगर 24 में से आप 16 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि ये बड़ा नंबर है तो साइन बीसी का आएगा, यानी चिन्ह बीसी का आएगा, तो -8, यानी डी का मान यहाँ पे क्या आ गया, -8। अब हमने अभी कंडीशन इससे पहले बताया कि अगर डी का मान ऋणात्मक आ जाए, यानी 0 से क्या आ जाए, छोटा आ जाए, तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होते हैं, यानी अवास्तविक होते हैं। जब मूल अवास्तविक होते हैं, यानी डी का मान अगर ऋणात्मक आता है तो मूलों की प्रकृति कैसे होगी, अवास्तविक या फिर काल्पनिक। तो आप लिखेंगे कि चूंकि डी का मान 0 से छोटा है, ठीक है, इसलिए मूलों की प्रकृति जो द्विघात समीकरण है उसके मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होंगे, काल्पनिक होंगे। ठीक है, बस यहां पे आपको करना है इसमें विविक्तर वाले क्वेश्चन में। अगर आपसे पूछा है कि विविक्तर याद करिए तो आप डी का मान निकालेंगे पहले, फिर देखेंगे वो प्लस आ रहा है कि माइनस आ रहा है कि 0 आ रहा है। अगर माइनस आ रहा है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक होगा, यानी अवास्तविक होगा। ठीक है, अब चलिए अब सीधा हम लोग एक्सरसाइज के प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 1 में 3 क्वेश्चन है, उसके 3 पार्ट है, और बोला क्या गया है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, प्रकृति पूछ रहा है, उसके साथ क्या बोल रहा है, यदि मूलों की अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। अगर द्विघात समीकरण का अस्तित्व है तो उनके मूल जो है वो ज्ञात कीजिए आप। अब यहां पे अस्तित्व का मतलब क्या है, हम लोग क्या करेंगे, डी का मान ज्ञात करेंगे। अगर डी का मान वास्तविक आता है, ठीक है, तो मूल का अस्तित्व है। अगर वास्तविक नहीं आ रहा है तो मूलों का कोई अस्तित्व नहीं है, यानी द्विघात समीकरण का अस्तित्व नहीं है, तो वहां से आप मूल ज्ञात नहीं कर सकते। ठीक है, जब अस्तित्व नहीं है तो मूल नहीं पता हो पाएगा। अब आइए तो आप क्वेश्चन को समझते हैं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट देखिए, 2x² - 5x + 3
इक्वल टू 0। ये पहला पार्ट है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी प्रकृति बतानी है। अगर बोला है कि इसके अस्तित्व हो तो इनके मूल भी बताइए द्विघात समीकरण के। तो क्या करेंगे, सबसे पहला काम है कि हम विविक्तकर ज्ञात करेंगे। और विविक्तकर ज्ञात करने के लिए आप एबीसी का मान पहले ज्ञात करेंगे। तो हमने बताया था कि एबीसी का मान आप कैसे ज्ञात करते हो। आप क्या करेंगे, जो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है उससे आप तुलना कर देंगे इससे। यानी दिए गए द्विघात समीकरण की तुलना किससे, व्यापक रूप से ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से करने पर तो क्या हो जाएगा, तुलना करिए। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है, इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 2 है। यानी ए का वैल्यू हो जाएगा 2। बी का वैल्यू क्या होगा, एक्स का गुणांक बी है, इसमें एक्स का गुणांक क्या है, -5 है आपका। तो बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, -5। सी अचर पद यहां पे देखिए सी है, यहां पे 3 है, यानी सी का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 3। तो आप क्या करेंगे, व्यक्त कर ज्ञात कर लेंगे। यानी d इक्वल टू बी स्क्वायर -4ac ये लगा देंगे। यहां से d का मान पता चल जाएगा। फिर पता चल जाएगा कि अस्तित्व है कि नहीं इस द्विघात समीकरण का। ठीक है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा, b का वैल्यू रखिए -5 है, तो -5 का स्क्वायर कर लीजिएगा। -4 इंटू a का वैल्यू कितना आपका 2 है। ठीक है, c का वैल्यू कितना है 3 है। देखिए इनका वर्ग कर दीजिए। -5 का स्क्वायर कितना होगा 25। ठीक है, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, क्योंकि -5 का आपस में 2 बार गुणा करेंगे तो कितना आएगा 25 आ जाएगा। यहां पे देखिए 4 दूना 8, 8 तिया 24, यानी 24 आ गया। तो 25 में से 24 माइनस कर देंगे तो d बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। अब d का मान कितना आया, धनात्मक आया। धनात्मक आया, ये आपका एक तरह से पूर्ण वर्ग भी है ना। तो आप क्या करेंगे, जब d का मान धनात्मक आ गया तो मूल क्या है, वास्तविक है। ठीक है, मूल क्या है, वास्तविक है। तो यहां पे दिखाएंगे कि चूंकि d का मान क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। जब द्विघात समीकरण का अस्तित्व है तो उसके मूल आप ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए द्विघात समीकरण क्योंकि यहां में बताया ना d का मान क्या है 0 से बड़ा है, यानी द्विघात समीकरण का अस्तित्व है। अगर इसका अस्तित्व है यानी आप मूल ज्ञात कर सकते हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, मूल ज्ञात करना है। इसके मूल ज्ञात करने के लिए आप क्या करोगे, दो तरीका आप अपना सकते हो। एक तो साधारण गुणनखंड विधि से इसको कर सकते हो। ठीक है, एक और तरीका होता है द्विघातीय सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं आप। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हो। हालांकि चलिए हम गुणनखंड विधि से ही करके दिखाते हैं आप लोगों को। यह है क्वेश्चन कि 2x स्क्वायर -5x प्लस 3 इक्वल टू 0। अब इसका फैक्टर करिए, गुणनखंड करिए। क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का गुणांक लेते हैं और अचर पद लेते हैं, इन दोनों को गुणा कर लेते हैं। देखिए गुणनफल कितना आ रहा है 2 इंटू 3 कितना आया 6। यानी ऐसा फैक्टर बनाना है, ऐसा गुणनखंड बनाना है कि मल्टीप्लाई करने पे कितना है 6 आए। जबकि अचर पद के पहले क्या प्लस है तो जोड़ने पर कितना है 5 आए, माइनस है तो माइनस आएगा। ठीक है, गुणा करने पे 6 और जोड़ने पर कितना 5। ये ध्यान रखना होता है गुणनखंड करते वक्त। साधारण गुणनखंड है, जिनका गुणा करने पे आपका 6 आ रहा है उन्हीं को आपस में जोड़ने पर भी कितना आना चाहिए 5। तो देखिए खुद यही बन रहा है 2 प्लस 3 इक्वल टू कितना 5। यानी इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा आपका
5 हो जाएगा। तो इसी को रख देते हैं, बन जाएगा गुणनखंड, और यहां से शून्य निकालेंगे यानी मूल निकालेंगे इसके। तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 5x को लिख दे रहे हैं कि माइनस 2x और माइनस 3x प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे कॉमन ले लीजिए दो पदों से। यहां से क्या कॉमन हो रहा है 2x कॉमन होगा, क्या बचेगा यहां x माइनस 1। यहां से क्या कॉमन होगा माइनस 3 कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा यहां पे x और यहां पर क्या माइनस 1 इक्वल टू 0। x कॉमन लिया तो x माइनस 1 बचा, फिर यहां से क्या कॉमन लेंगे माइनस 3, तो यहां भी क्या बचेगा x माइनस 1, जो यहां कॉमन है वही यहां भी आ गया। ठीक है, तब क्या करेंगे आप, अब यहां पे ये देखिए कॉमन है तो एक ही लिखेंगे, इन्हें और इन्हें एक साथ कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये आपका x माइनस 1 और ये 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे एक बार इसको 0 के बराबर आप कर लीजिए, एक बार इसे 0 के बराबर कर लीजिए, पता चल जाएगा मूल इसके क्या है। तो x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 1, ये एक मूल आ गया। सेकेंड क्या हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे डायरेक्ट 2x इक्वल टू देखिए 3 को उधर भेजिए प्लस हो जाएगा, x में 2 का मल्टीप्लाई है इधर आएगा तो डिवाइड, यानी x इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका 3/2 हो जाएगा। ये आपका x का मान आ गया, दो मूल आ गए। ठीक है, एक है और दूसरा 3/2 है। तो द्विघात समीकरण के यहां पे आपके दो मूल आ गए। ठीक है, तो इस प्रकार आप क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट हमने कर लिया। इसी प्रकार दूसरा और तीसरा भी करना है हम लोगों को। ठीक है, तो चलिए दूसरा भी इसी प्रकार बता देते हैं। 3x स्क्वायर माइनस 4√3x प्लस 4 इक्वल टू 0। अब इसका भी हम लोग क्या करेंगे मूल ज्ञात करना है, बोला है कि अस्तित्व हो तो वही काम करना है। तो क्या करेंगे पहले आप यहां से एबीसी का मान निकालेंगे और व्यक्तिकर ज्ञात कर लेंगे। तो डायरेक्ट करते हैं, देखिए अब आप सीख गए होंगे एबीसी का मान ज्ञात करना। तो अब यहां पे हम डायरेक्ट लिखते हैं कि ए का मान कितना होगा एक्स स्क्वायर का गुणांक ए होता है, तो ए इक्वल टू 3। बी का वैल्यू कितना हो जाएगा 4√3 माइनस में, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा अचर पद सी। ठीक है, सी का वैल्यू 4 हो गया। अब यहां पे क्या करेंगे आप विविक्तर ज्ञात कर लीजिए। तो विविक्तर क्या होता है डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, तो यहां पे आप रख दीजिए एबीसी का मान इसमें। तो बी का वैल्यू कितना है -4√3, इसका कर लेंगे स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का वैल्यू है आपका 3 और सी का वैल्यू क्या है 4। इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो -4 का स्क्वायर कितना होगा 16 होगा यानी 16, और यहां पे कड़ी में 3 का स्क्वायर करें तो कड़ी हो जाएगा यानी 16 3 कितना हो जाएगा 48 प्लस में यहां भी देखिए 4 चौके 16 और 3 48, यहां भी कितना आ रहा है आपका 48 ही आ रहा है। तो कितना हो जाएगा आपका 0, यानी डी बराबर कितना आ गया 0 आ गया। अगर हमने बताया कंडीशन में, ठीक है थर्ड कंडीशन बताया कि अगर डी का मान 0 के बराबर है तो मूल क्या होंगे, मूलों की जो प्रकृति होता है क्या होता है वास्तविक और समान होते हैं यानी बराबर होते हैं, दोनों मूल बराबर आएंगे यानी 0 ही आएगा। ठीक है, क्योंकि डी का मान क्या है 0 के बराबर है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, अगर डी का मान क्या आ गया 0 के बराबर है यानी वास्तविक है, या फिर 0 से बड़ा है तो वास्तविक ही होगा।
तो यहाँ डी का मान 0 के बराबर है, इसका मतलब क्या है, द्विघात समीकरण के मूल का क्या है, अस्तित्व है ना। तो इसका मूल आप ज्ञात कर सकते हो। तो द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति कितना होगा बताइए, क्या होगा, मूलों की प्रकृति कैसा होगा, जब डी बराबर 0 तो मूल क्या होगा, वास्तविक और क्या होंगे, बराबर होंगे। यानी ये आपका क्या है, मूल की प्रकृति होगी। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब आपसे ये भी बोला है इसमें कि अगर मूलों का अस्तित्व है तो आप उन मूलों को ज्ञात करिए। तो यहां अस्तित्व है, ठीक है, तो आप यहां पे बोल सकते हो डायरेक्ट आप गुणनखंड आप कर दीजिए, क्योंकि अस्तित्व हमको पता चल गया कि वास्तविक मूल है, इसलिए आप डायरेक्ट इसका गुणनखंड करके निकाल सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अच्छा इसको एक और तरीके से इसका गुणनखंड आप ज्ञात कर सकते हो। वो क्या होता है तरीका, वो होता है एक विधि आती है श्रीधराचार्य विधि, जिसको हम लोग द्विघाती सूत्र के नाम से भी जानते हैं। चलिए यहीं पे बता देते हैं उसको भी, अगर आपको यहाँ पे इसका मूल याद करना है। द्विघाती सूत्र बता देते हैं आपको। द्विघाती सूत्र क्या होता है, या इसको बोलते हैं श्रीधराचार्य विधि। श्रीधराचार्य विधि या इसको बोलते हैं द्विघाती सूत्र। द्विघाती सूत्र ये होता क्या है, जब कोई भी द्विघात समीकरण दिया गया हो और उसका मूल्य ज्ञात करना हो, ठीक है, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। यानी जिसका फैक्टर ना बने उसके लिए स्पेशली काम करेगा, है ना। तो होता क्या है, वो आपका होता है द्विघाती सूत्र कि x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई क्या 2a। ठीक है, तो यहां x के दो मान निकल के आपके आएंगे। एक तो क्या आएगा, एक तो आएगा धनात्मक वैल्यू लेने पे, धनात्मक मान लेने पे, यानी पॉजिटिव मान लेने पर। तो पॉजिटिव लेंगे तो x का वैल्यू क्या निकल के आएगा, माइनस बी, फिर प्लस, यहां प्लस माइनस का बात है कि एक बार प्लस लेना है, तो प्लस कर दिए, फिर यह हो जाएगा अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, और जब यहां पे ऋणात्मक मान लेंगे, निगेटिव लेने पर, तब क्या होगा, x का मान तो माइनस में आ जाएगा। यानी आप यहां प्लस लिए थे ना, प्लस वाला, अब माइनस वाला लेंगे, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू x इक्वल टू माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, ये होता है आपका द्विघाती सूत्र। अब इसकी मदद से आप क्या करेंगे, आप चाहेंगे तो इसका तुरंत मूल्य ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी में रख देते हैं और पता चल जाएगा आपको। इसमें आप क्या करिए, b का वैल्यू लिखिए, तो हमने रख दिया x इक्वल टू माइनस और b का वैल्यू माइनस 4√3, फिर प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब बी स्क्वायर माइनस 4ac का मान जो कि d है वो हमने ज्ञात किया, देखिए यहाँ पे d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इसका मान कितना आया है, 0 आया है। यानी इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट 0 रख सकते हो, रख दीजिए, हो जाएगा 0 बाई 2a, 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, देखिए 3 है, तो क्या आ जाएगा, x इक्वल टू माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस रहेगा, तो 4√3 बाई कितना 6 हो जाएगा। जो क्योंकि मूल बराबर थे, d का मान 0 आया तो यहाँ पे दोनों मूल यही होंगे द्विघात समीकरण के, यानी 4√3 बाई 6, इसको कैंसिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 दूना 4, 2 तिया 6, यानी x इक्वल टू क्या निकल के आया, 2√3
बाई 3। यहां भी वही दूसरा मूल्य यही होगा हम लोगों का, ठीक है, 2√3 बाई 3। इस प्रकार आप क्या करेंगे, इस द्विघात समीकरण की क्या करेंगे, मूल ज्ञात कर सकते हो, ठीक। 2x² माइनस 6x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहां पर भी वही मिला है, क्या बोला है क्वेश्चन में, वही कि मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए, अगर अस्तित्व हो तो मूल ज्ञात कीजिए। तो यहां पर भी हम लोग देखिए डायरेक्ट यहां पे a का मान कितना होगा, x² का गुणांक जो कि 2 है, तो a का वैल्यू हो जाएगा आपका 2, b का वैल्यू कितना हो जाएगा -6, c का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, ठीक है। a b c का मान पता चल गया। अब देखो, अब हम लोग यहां पे व्यक्तिकर याद करेंगे, b इक्वल टू अंडर रूट इक्वल टू ये होता है ना b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac, d का वैल्यू याद करेंगे तो d बराबर क्या होगा, b² माइनस 4ac। यहां पे abc का मान आप रख दीजिए, तो क्या आएगा, d का वैल्यू है -6, -6 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू 2 और c का वैल्यू 3, तो क्या आ जाएगा, -6 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 36 हो जाएगा, यहाँ 4 दूना 8, यहाँ 24, माइनस कर लेंगे, 6 में से 4 घटाएंगे तो 2, 3 में से 2 घटेगा तो 1, यानी डी का मान कितना आ गया 12 आ गया, जो कि धनात्मक है। हमने बताया था कि अगर डी का मान क्या है, धनात्मक आ रहा है, ठीक है, तो मूलों की प्रकृति क्या होगा, वास्तविक और क्या होगा, असमान होगा। अब देखिए पूर्ण वर्ग नहीं है, तो पूर्ण वर्ग नहीं तो अपरिमेय होगा, ठीक है, यानी यहां पे आप कह सकते हैं कि चूंकि डी का मान आपका क्या है 0 से बड़ा है, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल, इसलिए द्विघात समीकरण के मूल क्या होगा, वास्तविक अपरिमेय भी कह सकते हैं, अपरिमेय वह क्या होगा, वास्तविक, अपरिमेय और असमान बोल सकते हैं कि अलग अलग होंगे, असमान होंगे, ठीक है। अब देखिए जब आपको ये पता चल गया कि इसके मूल कैसे हैं, तो मूलों की प्रकृति हमने आपको बता दिया कि वास्तविक होंगे, अपरिमेय होंगे और असमान होंगे, ये तो पता चल गया कि प्रकृति क्या है। अब बोला कि अगर इसके अस्तित्व है तो मूल ज्ञात करिए, तो अस्तित्व है क्योंकि मूल वास्तविक क्या है, इसलिए अस्तित्व है। अब क्या करेंगे, अब आपको ये काम करना है कि इसका मूल ज्ञात करना है, तो मूल ज्ञात करने के लिए आप दो तरीका अपना सकते हैं, एक तो बताया हमने इसका गुणनखंड कर सकते हो, दूसरा तरीका है कि डायरेक्ट आप द्विघाती सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं, तो हम वही यूज करेंगे, श्रीधराचार्य विधि, श्रीधराचार्य विधि, या इसे आप क्या कहते हैं, इसे कहते हैं द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र, ठीक है। इससे आपको क्या करना है, इसकी मदद से हम इसके मूल ज्ञात कर लेंगे द्विघात समीकरण के, तो वो होता क्या है आपका द्विघात समीकरण, यानी द्विघाती सूत्र क्या होता है आपका, ये होता है x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a अपान 2a, है ना। अब यही आपका क्या, ये आपका होता है d, तो d का वैल्यू आप पहले से ही याद कर लिए, तो डायरेक्ट आप रख दीजिए, उसको हल करने की कोई जरूरत नहीं है।
तो क्या करेंगे, x इक्वल टू b का वैल्यू आप रख दीजिए, जो कि कितना दिया है -6। तो माइनस यहां पे है, b का वैल्यू रखिए -6 प्लस माइनस अंडर रूट। अब देखिए बी स्क्वायर माइनस 4 इसी का मान आपने ज्ञात किया है, तो यहां आया है कितना 12 आया है, तो आप रख दीजिए 12 अपॉन 2a। तो 2 इंटू a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू है 2। क्या हो जाएगा, देखिए इसको सॉल्व करने पे माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई प्लस जाएगा, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12। ठीक है भाई कितना, अच्छा 12 को एक और तरीके से आप लिख सकते हैं, देखो 12 को आप ये लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 करीब 12 को, देखिए 2 दूना 4 त्याई 12। देखिए इसका पेयर बन रहा है, जिनका पेयर बन रहा है, जिनका जोड़ा बन रहा है उसको बाहर कर देंगे तो 2 बाहर निकल जाएगा। अब करड़ी में क्या बचेगा 3, यानी करड़ी में 12 को आप क्या लिख सकते हो, 2 करड़ी में 3 लिख सकते हो, तो यहां वही लिख देते हैं इसको, करड़ी में 12 को 2 करड़ी में 3 और बाई कितना हो जाएगा 2 दूना 4। ठीक है, अब देखिए आप क्या करेंगे, अब हम लोग कर लेंगे इसके साथ ही कुछ कॉमन ले लेंगे। कॉमन क्या होने वाला है, ऊपर से देखिए 2 कॉमन हो रहा है, ये पे दिखा देते हैं एक लाइन और अच्छे। x इक्वल टू आप 2 कॉमन लीजिए, 2 कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या बचेगा 2 3 6 3 प्लस माइनस यहां क्या बचेगा करड़ी में 3 बाई कितना 4, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 दूना 4, यानी x का मान कितना आया, x इक्वल टू आपका हो गया 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2, 3 प्लस माइनस रूट 3 बाई 2। अब क्या करेंगे, x के 2 मान निकल के आएंगे यहां से, तो आप क्या करेंगे एक बार प्लस वाला वैल्यू लेंगे और एक बार माइनस वाला, तो x इक्वल टू क्या होगा, प्लस लेने पे x इक्वल टू हो जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 3 बाई 2। ठीक है, ये पहला मान हो गया। दूसरा क्या आ जाएगा ये प्लस वाला लेने पे, दूसरा आ जाएगा माइनस वाला लेने पे, तो यही हो जाएगा 3 बस प्लस की जगह माइनस कर दीजिए माइनस रूट 3 बाई 2, ये आपका दूसरा मूल हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार आप जो है क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा पार्ट भी हमने क्या किया, कंप्लीट कर दिया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में भी 2 पार्ट है और ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में आपके। ठीक है, क्या बोला गया है, बोला गया है कि द्विघात समीकरण दिए गए हैं, उस द्विघात समीकरण में k का ऐसा मान याद कीजिए जिसके कि 2 बराबर मूल हो। ठीक है, यानी मूल इसमें क्या है बराबर दिए गए हैं, तो k का मान बताना है। ठीक है, जिसमें क्वेश्चन नंबर दूसरा का पहला पार्ट देखिए क्या है, 2x² प्लस kx, क्वेश्चन देख लीजिए आपको सामने दिखाई देगा, प्लस 3 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण दिए गए हैं, बोला इसमें से आप k का मान ज्ञात कीजिए जिसके कि मूल क्या है बराबर हो, 2 बराबर मूल हो। अब हमने मूल बराबर के लिए कंडीशन आपको बताया गया है, मूल कब बराबर होता है, जब विविक्तकर 0 हो, यानी d बराबर क्या हो 0 हो, तो मूल क्या होते हैं वास्तविक और बराबर होते हैं। तो यहां पे आप क्या करेंगे एबीसी का मान ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, यानी आप कैसे ज्ञात करते हैं एबीसी का मान, एक बार फिर से चलो हम बता देते हैं आप लोगों को। हमने बताया था कि आप यहां से इस द्विघात समीकरण की तुलना व्यापक रूप से करते हैं, दिए गए समीकरण, कौन से समीकरण द्विघात समीकरण की तुलना ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर, ठीक है क्या आ जाएगा, तुलना करिए x² का गुणांक इसमें a है, इसमें x² गुणांक क्या है 2, यानी a का मान क्या होगा आपका 2 हो जाएगा। x का गुणांक इसमें b है,
इसमें x का गुणांक क्या है, k है, तो k का मान कितना हो जाएगा, यानी b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे b का मान हो जाएगा k। c अचर पद क्या है, 3 है। यानी इस प्रकार आप a b c का मान याद कर लिए। अब क्या करेंगे, बोला है कि इसके दो मूल बराबर है, तो मूल बराबर वाला कंडीशन लगा दीजिए आप। वो होता क्या है, आप लिखेंगे चूंकि मूल बराबर है, चूंकि मूल बराबर है, इसलिए d इक्वल टू क्या कर देंगे आप, 0। ठीक है, और d क्या होता है, b स्क्वायर माइनस 4ac, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब रखिए abc का मान रख दीजिए, b का मान है k, k का स्क्वायर कर लीजिए, माइनस 4, a का वैल्यू 2, c का वैल्यू 3, इक्वल टू 0। तो यहां पर हो जाएगा k का स्क्वायर, k स्क्वायर माइनस 4 दूना 8, 3 24, अब बराबर आपका क्या हो जाएगा, 0। इसको भेज देंगे उधर, तो k स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 24। ठीक है, यहां पे देखिए स्क्वायर हटेगा तो रूट लग जाएगा, यानी k इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 24। जब रूट से बाहर निकलेगा तो क्या आएगा, प्लस माइनस आएगा, तो k बराबर आपका क्या हो जाएगा, प्लस माइनस 24 को कितना लिख सकते हैं, वर्गमूल निकला है। देखो तो यहां 4 6 24, इसको आप तोड़ के दिखा सकते हो भाई, खड़ी में 24 है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, इसको अगर आप तोड़ते हैं तो 2 गुड़े 2 गुड़े 2 और कितना गुड़े 3, देखो क्या बन रहा है, 2 दूना 4, दूना 8, 3 24। यहाँ पे इसका बन रहा है पेयर, तो यहां से 2 बाहर निकल जाएगा, और जिसका पेयर नहीं बन रहा है उसको आप कड़ी के अंदर लिखेंगे, 2 3 6 कड़ी के अंदर रहेगा, यानी k का मान क्या आएगा, प्लस माइनस 2 कड़ी में 6, x माइनस 2, ठीक है, प्लस 6। दूसरा पार्ट kx ब्रैकेट में x माइनस 2 प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां भी k का ऐसा मान बताना है कि जिसके दो मूल बराबर है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अगर मूल बराबर है तो कंडीशन लगा देंगे हम लोग। पहले इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, kx का अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो kx का x में करेंगे तो kx स्क्वायर हो जाएगा, फिर kx का इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। यहां से abc का मान आप डायरेक्ट निकाल लीजिए, x स्क्वायर का गुणांक a होता है, तो यहां पे a का वैल्यू क्या हो जाएगा, k, b का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस 2k, c का वैल्यू क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब क्योंकि मूल यहां बराबर है, मूल बराबर है, इसलिए विविध कर b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर कर लेंगे 0। ठीक है, d बराबर 0 हो गया। अब इसमें क्या करेंगे, abc का मान रख दीजिए, b का मान कितना है, माइनस 2k, इसका स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू k, c का वैल्यू 6 इक्वल टू 0, माइनस 2k का स्क्वायर 4k स्क्वायर, इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 6 24 माइनस 24k बराबर 0। ठीक है, 4k को उधर दे दीजिए, यह हो जाएगा 4k स्क्वायर इक्वल टू 24k, 4 6 24, अब k से k एक बार कैंसिल हो जाएगा, तो यहां एक k बचेगा, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6। यहां से k का मान क्या आ गया, 6 आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही पे होती है समाप्त।